गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। रूसी हमले के बाद यूक्रेन से वापस लौटे भारतीय मेडिकल स्टूडेंट्स की समस्याएं जैसे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। बीच में ही पढ़ाई छोड़ आने को मजबूर इन स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि वे अपना कोर्स कैसे पूरा करें। उसके बगैर उनका कोई करियर नहीं हो सकता। लंबे इंतज़ार के बाद इस महीने नेशनल मेडिकल कमीशन से उन्हें यह इजाज़त मिली कि वे यूक्रेन के विश्वविद्यालयों से अपना ट्रांसफ़र दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय में करवा सकते हैं। यह उन स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी राहत है, लेकिन सिर्फ कागज़ों पर इसे अमल में लाने के लिए ज़रूरी है कि यूक्रेन के विश्वविद्यालय इनका ट्रांसफ़र करें और उन्हें उनके ओरिजिनल दस्तावेज़ सौंपें। मगर इन विश्वविद्यालयों का रवैया न सिर्फ बेतुका बल्कि अमानवीय है। कई संस्थानों ने इन स्टूडेंट्स का ट्रांसफ़र का अनुरोध सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि अब देश में हालात ठीक हैं और इसलिए उन स्टूडेंट्स को वापस आकर कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए। जिन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स ने ऐसा मनमाना आदेश जारी नहीं किया और इच्छुक स्टूडेंट्स का ट्रांसफ़र करना सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है, उनकी तरफ से भी ऐसी शर्त लगाई जा रही हैं जिन्हें पूरा करना मौजूदा हालात में लगभग नामुमकिन है। उदाहरण के लिए, कई यूनिवर्सिटी कह रही है कि इन स्टूडेंट्स को तब तक उनके ओरिजिनल पेपर्स नहीं दिए जा सकते जब तक वे लाइब्रेरी से ली गई किताबें और कॉलेज की अन्य संपत्ति खुद आकर वापस नहीं करते। सच्चाई यह है कि जिन स्थितियों में ये स्टूडेंट्स वहाँ से स्वदेश लौटे, उनमें यह संभव ही नहीं था कि वे सारा सामान साथ ले जाते। मिनिमम सामान के साथ जान बचाते हुए निकल आना ही उस समय संभव था और सबने ऐसा ही किया भी। ये स्टूडेंट्स कह भी रहे हैं कि सारा सामान वे ज्यों का त्यों हॉस्टलों में छोड़ आए। अब कहाँ से वे किताबें ढूंढें और कैसे वापस करें। बाकी औपचारिकताओं के लिए भी स्टूडेंट्स से खुद वहाँ आने के लिए कहा जा रहा है। ध्यान रहे, रूस यूक्रेन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। जाहिर है इन यूनिवर्सिटीज़ का मकसद ट्रांसफ़र मामले को अधिक से अधिक लटकाए रखना है ताकि स्टूडेंट्स उनके यहाँ बने रहें और यूनिवर्सिटी को उनसे होने वाली कमाई बंद न हो। लेकिन यह वक्त ऐसा है जिसमें यूनिवर्सिटी को अपनी कमाई से ऊपर उठकर स्टूडेंट्स के भविष्य के लिहाज से सोचना चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी स्वेच्छा से ऐसा नहीं करती तो राजनयिक और ज़रूरत पड़े तो राजनीतिक स्तर पर भी यह मसला उठाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि इसका सरल और व्यावहारिक उपाय जल्द से जल्द निकले। पाकिस्तान इन दिनों बदहाली और कुदरत की मार से दुर्गति झेल रहा है। इकनॉमी का हाल यह है कि देश कभी भी दिवालिया घोषित हो सकता है, लेकिन इस समय उसे जो सबसे बड़ा खतरा है
वह इकनॉमी की बदहाली से नहीं बल्कि इमरान खान की चालों से है। कभी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट टीम बनाने वाले इमरान खान इस समय सियासत में जहर उगल रहे हैं। 22 सालों तक पाकिस्तान की सियासत में संघर्ष करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान की सत्ता पाई भी तो फ़ौज और मजहबी ताकतों की मदद से। हालांकि कई वजहों से शुरू से उनकी छवि सेकुलर पाकिस्तानी की रही। इमरान खान ऑक्सफोर्ड में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स साइंस के स्टूडेंट रहे। उनकी स्कूली पढ़ाई भी लाहौर के क्रिश्चियन स्कूल में हुई थी। स्वाभाविक ही उन्हें वेस्टर्न कल्चर के नज़दीक माना जाता रहा है। उनसे एक धनी परिवार की लड़की जेमिमा ने प्रेम किया। दोनों की शादी भी हुई। 1982 में वह पाकिस्तान भारत श्रृंखला के लिए क्रिकेट टीम के कप्तान बनाए गए। तब मुझे एक इंटरव्यू में इमरान ने 2 टूक शब्दों में कहा कि वह न केवल भारत को पराजित करके भेजेंगे बल्कि गावस्कर और विश्वनाथ का कैरियर ख़त्म कर देंगे। ऐसा कहकर उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच एक मनोवैज्ञानिक जंग यानी माइंड गेम की शुरुआत की थी। इमरान शुरू से ही रणनीति बनाने में माहिर थे। उन्होंने 1992 में वर्ल्ड कप जीत कर भी दिखाया। सियासत में कदम रखते ही उन्हें यह समझ में आ गया कि अगर पाकिस्तान में राजनीति करनी है तो मजहब का साथ लेना ही होगा। इसके बाद इमरान खान की छवि तेज़ी से बदली और जल्द ही नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्हें तालिबानी इमरान कहा जाने लगा। आखिर फ़ौज की मदद से वह 2018 में पाकिस्तान के पीएम बने। नवाज शरीफ को देश छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के संगीन मामले थे। इमरान खान की छवि एक सुधारक की थी और शुरू में तो लगा कि वह सब कुछ बदल देंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद सभी कुछ पहले जैसा ही चलने लगा। इमरान खान स्वच्छंद और बिना किसी निर्देश के काम करने वालों में रहे हैं। किसी की सलाह या ऑर्डर मानना उनके लिए कठिन रहा है। पीएम बनने के बाद कुछ दिनों तक तो वह आर्मी चीफ की गाइडलाइंस मानते रहे, लेकिन अपने स्वच्छंद स्वभाव के कारण उनसे भी दूर होते चले गए। और जब आईएसआई चीफ के चयन की बात आई तो उन्होंने फ़ौज का भेजा हुआ नाम मंजूर नहीं किया। इससे स्वाभाविक ही जनरल बाजवा से उनकी ठन गई। इस साल अप्रैल में संसद में अविश्वास प्रस्ताव में पराजित होने के बाद वह सत्ता से दूर तो हो गए, लेकिन उसके पहले उन्होंने फ़ौज को सीधे चेतावनी दे दी कि वह उन्हें देख लेंगे। सत्ता से हटने के पहले इमरान ने वही ड्रामा किया जो पहले एक समय जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था। उन्होंने अमेरिकी राजदूत के कुछ अनौपचारिक दस्तावेज़ की कॉपियां निकालकर हंगामा मचा दिया कि अमेरिका के इशारे पर उन्हें हटाया जा रहा है। उन्होंने फ़ौज के खिलाफ भी आवाम को भड़काया। पाकिस्तान, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे अल्लाह, आर्मी और अमेरिका चलाते हैं, 3 में से 2 से दूर हो गया। आज औसत पाकिस्तानी अमेरिका को अपना दुश्मन मानता है
और आर्मी से भी खफा है। इमरान ने कई जलसे किए जहां दो टूक शब्दों में इस मामले को मजहबी बना दिया और इसे जिहाद का नाम दिया, यानी शहबाज शरीफ की सरकार के विरोध को उन्होंने धर्म युद्ध में बदल दिया। स्टॉप।